जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ है गौतम रत्ना जी। हमारा शो आवाज भारत की में आप देखेंगे मैं एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ गर्मा गर्म बहस उन सुर्खियों के ऊपर जो अखबार की खबर बन के रह जाती है। एक अखबार के उन छोटे छोटे पन्नों पे उनकी खबरें जो एक सुर्खियां बन के ही रह जाती है, उसके सवालों के जवाब हमारे शो पे आपको गौतम रत्ना जी और वैशाली प्रसाद यानी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और मैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। हम जो ये शो लेकर आए हैं इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेपर्स में, अखबार में, न्यूज़ में जो पेपर पे जो आप देखते हैं वो एक बहुत छोटी खबरें बन के रह जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा और डाल दिया। लेकिन वो बहुत अहम मुद्दे होते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम कुछ ऐसा एक नया शो या नई चीज़ें कुछ करने जाएं। तो इस शो पर आप देखेंगे जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड हों, क्योंकि खास तौर से हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों पर बेस्ड है और उन्हीं पर हम उन मुद्दों को हम ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। जैसे अगर बहुजन विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, कबीर, रविदास, जितने भी महान पुरुष हैं इनकी आइडियोलॉजी को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी तौर से, क्योंकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी के लिए काम करता है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के अधिकारों के लिए और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो जो अखबार की इस तरह की सुर्खियाँ हैं तो उन्हीं पर मैं डेली आपके सामने रहूँगा इस प्रोग्राम में और डेली हम उस मुद्दों पर, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े मुद्दे हैं या वो बहुजन समाज या महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे उनके ऊपर लाइक रेप जैसे और अत्याचार जैसे या हत्याएं जैसे मामले होते हैं, उनको हम खास तौर से उठाते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमें उम्मीद है, देखते रहेंगे। आवाज भारत की इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे शो आवाज भारत की में और मैं आपके साथ एंकर वैशाली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गौतम रत्ना जी, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज हम लोग फिर से अखबारों की सुर्खियों के ऊपर बात करने वाले हैं और सबसे पहला मामला जो सामने आया है वो एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। एक बार फिर एक दलित की बेटी की शिकार किया गया है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम अपने चैनल पर जो मेन फोकस जो रहता है, जो बहुजन या दलित के साथ उत्पीड़न है वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो हत्या का मामला हो या रेप का मामला हो, और खास तौर से महिला, तो हम सभी महिला के ऊपर हम हमेशा सवाल उठाते हैं। यहाँ बात सवाल दलित की महिला का नहीं है, महिलाओं के साथ पूरे देश में इस तरह के हादसे आप आए तीसरे दिन देखते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं तय होनी चाहिए। और बार बार हम बोलते हैं कि एक तरफ तो पूरी सरकार, जो भी सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान को मानते हैं, चाहे वो वहाँ का डीएम हो या एसएसपी हो, संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के दायरे में रह करके काम करने की कसम खाते हैं। अगर संविधान के दायरे में काम रह करके काम चल रहा होगा और स्ट्रिक्टली इस तरह के केसेस में अगर इनको सही से दंड मिले और इनके ऊपर जैसे एनएसए टाइप जो कानून लाया गया है, तो उस तरह के अगर इन पे एक्ट लगाए जाए तो मैं समझता हूँ कि और इनको कड़ी सजा जा करके मिले कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट में केस जाने के बाद। क्योंकि कई बार अक्सर देखा गया है कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ कहीं ना कहीं लूज पॉइंट छोड़ देती है। और वो लूज पॉइंट इसलिए छोड़ देती है
कि वहां पर वो उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता होने की वजह से कि वो जो दूसरा वर्ग है वो धनाढ्य है या पुलिस पैसे खा जाती है इस तरह के केस में, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा क्लू छोड़ देते हैं जिससे जो क्रिमिनल है जिसने ये ऑफेंस किया इस तरह का वो बच के निकल जाता है। और जब कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो उनको डर बैठेगा नहीं। तो मैं राजस्थान सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के जो ये केस हुआ है इसमें कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश की जानी चाहिए। अगला जो मामला है वो एक बहुत ही गरीब परिवार के साथ एक युवक के साथ हुआ है। उसको आप ये देख सकते हैं, तस्वीर स्क्रीन पे आ रही होगी सामने, किस तरह से उसको मारा गया है, पीटा गया, उसकी पीठ जो है पूरी तरह से खिरोच दी गई है, एकदम लाल लाल कर दी गई है। आप ये जो मामला है जिस तरह से उसके साथ हरकत की गई है, आप इसके ऊपर कुछ बताइए। अब देखिए इसमें तो हम कोई दलित वाला मामला इसमें क्लियर नहीं है, बट अगर गरीबी है तो क्या पैसे वाले को किसने अधिकार दे दिया कि उसको आप इस तरह से कोई उसको दंडित कर सकता है, भले ही चाहे उसकी ही गलती क्यों ना हो, भले ही चाहे उसकी गलती क्यों ना हो। तो कानून में जब उसके लिए प्रावधान है तो जो धनाढ्य या जो दबंग लोग हैं इस तरह के जो इस तरह की बदतमीजियां करते हैं गरीब लोगों के साथ या बहुजन या दलित या माइनॉरिटी या महिलाओं के साथ, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में महिला की बात की कि रेप तो किया ही है, उसके साथ में उसको पेड़ से लटका दिया गया, एक तरीके से फांसी दे दी गई और उसका एक रूप बदलने की कोशिश की जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया, राइट। तो इस तरह के केसेस में भी पुलिस का रवैया अक्सर देखा गया है कि पुलिस जो अपोजिट पार्टी होती है, जो दबंग आदमी होता है पैसे वाला, उस या वो जाति से दबंग हो, तो उस तरह के केसेस में पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस का जो रोल जब चार्जशीट फाइल होती है केस की कोर्ट में, तो उसमें कहीं ना कहीं लूज पॉइंट छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बच जाता है। तो ये भी राजस्थान की घटना है। राजस्थान में इस तरह के केस अभी ज्यादा बढ़े हैं और खास तौर से जबकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में इन लोगों को निकलने की इजाजत कौन दे रहा है, सवाल इस चीज का भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, अगर आप नॉर्मल लाइफ में अगर बाहर निकलेंगे, अगर एक गाड़ी चला रहा है आदमी और उसमें मास्क नहीं है तो उसका चालान काटेगा। तो इस तरह के लोग कैसे निकल के आ जाते हैं? इस तरह के लोगों पर भी तो वो महामारी फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए ताकि उनको बेल ही ना मिले और अच्छे से सजा मिलेगी तो अपना लोगों को जिस एरिया में हादसा हो कम से कम उस एरिया के लोग तो उनके अंदर भय बैठेगा और डरेंगे। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि हरकत कम करेंगे। अगला सवाल, आज की हेडलाइन हमारी, पुरी में आज रथ यात्रा को मंजूरी, कोर्ट ने कोरोना के कारण पहले ही रोका था। देखिए ये जो आपका ये मामला है कल भी हमने उठाया था, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा सवाल कोर्ट पर ही है कि कहीं ना कहीं क्या कोर्ट भी किसी धार्मिक विशेष किसी धर्म के लिए दबाव में काम कर रहे हैं? ये सवाल लाजमी उठाना जरूरी है कि जिस महामारी से इतने सारे लोग उसके इफेक्टेड हो रहे हैं, उसके प्रभाव में आ रहे हैं, उससे तकलीफ में है, तो जब ये वहां पर इसको फिजिकल डिस्टेंस की हमने कल भी बात की थी कि नहीं मेंटेन होता है जब धार्मिक प्रोग्राम होते हैं अक्सर, तो फिर ये कोर्ट किस दबाव में काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कोर्ट क्यों इजाजत दे रहा है इसकी? जब पहले कोर्ट ने मना कर दिया और फिर एक री याचिका दायर होती है कि नहीं, तो इट मीन्स कि लोगों को जान से ज्यादा धर्म के जो प्रोग्राम है या धार्मिक जो आस्था के चीजें हैं वो क्या जरूरी हैं? क्या, मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है। पहले आदमी की जिंदगी जरूरी है और पहले मैं समझता हूँ कि इंसान पहले धर्म बाद में, क्योंकि इंसान ने तो धर्म को बनाया ना। क्योंकि कुछ इंसान मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई हिंदू को मानता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान पहले है, धर्म बाद में है। जब धर्म बाद में तो पहले इंसानों की जान की रक्षा की कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये कोर्ट का फैसला मुझे नहीं लगता कि कहीं से जायज है। अगला सवाल, नेपाल ने बिहार में रोका बांध का काम, तबाही का खतरा भी मच सकता है। देखिए जिस तरह से नेपाल ने, पीछे भी हमने नेपाल के जो नेपाल ने हरकत की है उस पर हमने सवाल उठाए हैं। तो अभी तक सरकार का अभी तक भी
ये कई दिन हो गए लगातार वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हमारे देश के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेपाल स्टेप ले रहा है। तो इस स्टेप का जवाब अभी तक हमारी सरकार ने किसी भी रूप में कोई, मैंने ऐसा अपडेट सरकार का नहीं देखा है जिसमें कोई अगेंस्ट एक्शन नेपाल लिया गया, या इस तरह की जो एक्टिविटी नेपाल कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्या मजबूरी है? आप चाइना की बात तो कर रहे हो, आप नेपाल की बात क्यों नहीं कर रहे हो? भैया आप चाइना की बात कर रहे हो, और एक छोटा कंट्री जो कि आपके एक बार समझाने से, एक बार धमकाने से, या एक बार ऐसा जवाब देने से कि वो आराम से शांत बैठ जाए ताकि डिस्टर्बेंस हमारे देश को गुनाह करे, तो इस पर भी सरकार को कुछ क्लियर करना चाहिए। और ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई ठोस अगेंस्ट एक्शन इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ सरकार को लेना चाहिए। अगला सवाल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया। देखिए ये सवाल हमने इसलिए अपने शो में रखा है कि जिस एरिया का ये सवाल है, नबी करीब, ये दिल्ली का एरिया है, मुस्लिम एरिया है, तो छेड़छाड़ तो बात वही होगी कि आज भी लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं फीमेल के प्रति अच्छी नहीं है, उसको बराबरी की रेस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं हम जो कर देंगे इसका ये चुप जाके करेंगे। तो एक तो ये अभी भी जो कानून जो है, संविधान जो है वो कहीं ढंग से सख्ती से लागू नहीं है, इसके पीछे ये कारण है। और जो लोगों की मानसिकता इस तरह की, उनको कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर इसी क्षेत्र में अगर ये दोनों परिवार हिंदू हैं जो हमने नाम से जज किया है, अगर यही छेड़खानी, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर किसी मुस्लिम समाज के लड़के ने की होती तो एक बड़ा इशू मैंने देखा है, तो इसी को धार्मिक दंड दे दिया जाता है, जो बहुत गलत है, क्योंकि उसकी मानसिकता वो हिंदू की भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती है फीमेल के प्रति। और फीमेल के प्रति हमारे देश में धर्म को छोड़ करके हर आदमी की मानसिकता, मैक्सिमम लोगों की मानसिकता, 90% लोगों की मानसिकता फीमेल के प्रति अच्छी नहीं होती है, जिसमें सुधार होना चाहिए। और ऐसे केसेस में पुलिस को स्ट्रिक्टली एक्शन मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए। अगला सवाल ये है कि कोर्ट में पुलिस की दलील, जरगर के प्रेग्नेंट होने से उनका अपराध कम नहीं हो जाता है। ये देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये मामला जो है, हमारे जो दिल्ली पुलिस का अभी तक जो हमारे यहाँ देखने में आया है, जो पीछे सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ मामला है, या ये जामिया और उससे आपका जामिया से या जवाहरलाल नेहरू, इनमें से किसी से जुड़ा हुआ ये मामला है पूरा। तो एक तरफ जो कपिल मिश्रा जिसने उसमें आग में घी लगाने का काम किया, उस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। और ये फीमेल है, ये मुस्लिम फीमेल है, जिनको वो कोर्ट चार्जशीट, पुलिस कह रही है, कोर्ट ने नहीं कहा है, पुलिस कह रही है। तो पुलिस एक तरफ तो एक प्रेग्नेंट महिला के प्रति इस तरह का रवैया अपनाती है कि अपनी चार्जशीट फाइल में वो कह रही है, कोर्ट को जवाब दे रही है कि भाई किसी के प्रेग्नेंट होने से उसका जो उसका क्राइम है वो कम नहीं हो जाता, राइट। तो भाई उसने कौन सा क्राइम, इतना बड़ा क्राइम किया है? वो एक सीए के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जो हमारे पास अपडेट है वो इतना ही है। उसने मर्डर तो किया नहीं है, मर्डर में, रेप केस में यहाँ पर तो पुलिस नहीं दिखता है कोई कि इतनी जल्दी से वो चार्जशीट और इस तरह के एलिगेशन वो लगाए, या फिर जो दूसरे, मतलब ये एक तरफा एक मुस्लिम समाज को, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के खिलाफ एक तरीके से ज्यादा पुलिस का स्ट्रिक्टली रवैया रहा है अभी तक इन केसों में, जो सीए के खिलाफ जो लोग चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। पुलिस को पूरा संवैधानिक तरीके से, जाति विशेष धर्म ना देख करके, उसी हिसाब से जो अगेंस्ट कंट्री काम करता है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगला सवाल कि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज गर्मी से परेशान और साथ ही घर से लाना पड़ रहा है हॉस्पिटल के अंदर पंखा। अब आप देखिए, आप खुद ही देख रहे थे, कोरोना पे इतने रूल रेगुलेशंस टाइट किए गए और इतनी घोषणाएं हो रही हैं कि बेडों की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर, बहुत फैसिलिटी है। तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? जब सरकार अगर 2 महीने का जो लॉकडाउन है, सरकार उसको नहीं झेल सकती है, इट मीन्स कि आपका फंडिंग नहीं है पंखा खरीदने के लिए। मेन बात तो वहीं आके रुकती है। तो फिर आप और हमारे जैसा आम आदमी
जो 3 महीने से कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी कमा नहीं रहा है, वो अपने जीवन को कैसे चला रहा है, ये सोचने की बात है। दूसरी बात कि खाली आप प्रेस रिलीज दे दो कि हमारे पास ना बेड की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ग्राउंड पर कोरोना के प्रति जो लड़ाई चल रहा है, देश जो लड़ रहा है, या जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जैसे आपने देखा डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है, या उनके पास पीपी किट नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की आपकी सरकार हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक पंखा तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि लोग अपने घर से लाके वहाँ पंखा लगा रहे हैं हॉस्पिटल में, इससे ज्यादा शर्मनाक सरकार के लिए क्या हो सकता है। अगला सवाल, देश में कोरोना के चक्कर में अभी मौतें बंद नहीं हो रही है, रिकॉर्ड बंद नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र बोल रहा है कि दूसरे देशों से कम हो रहा है। अब आप देखिए इसमें किस तरह की ये बचकाना स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट प्रेस रिलीज में दे रही है। मतलब क्या आप चाहते हैं कि भाई वो जहां पर जिस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग मरे वहां मर जाएं, तब आप अवेयर होंगे क्या? कितने शर्म की बात है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं और आप सेटिस्फाई कर रहे हैं पब्लिक को, जनता को एक जवाब दे रहे हैं कि अभी हमारा देश उन लोगों से, दूसरे कंट्री से बहुत पीछे है मरने की जो जनसंख्या है, तो आप इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से हॉस्पिटल का मामला भी आया है इसमें, तो जब उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आदमी तो मरेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका फेलियर पूरा गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर दिखता है इसके अंदर, कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी संख्या और बड़ी हो जाए तब हम जाकर के उसको सोचेंगे। आज मैं कल एक एनडीटीवी का डिबेट देख रहा था रवीश का, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, उसको मैं दोहराना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बार, कि जितने भी सरकार ने कोरोना के अंदर प्रेस रिलीज दिए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय दिए हैं, चाहे वो पीएम ने दिए हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं कोरोना के उस पर ब्याह पर, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने प्रेस रिलीज दिए हैं उसमें किसी भी रिपोर्टर को शामिल नहीं किया कि वो सवाल ना करे सरकार से। तो ये मानसिकता इस तरह की जो है, वो पहली बार ये भाजपा सरकार की इस तरह की मानसिकता है कि वो प्रेस रिपोर्टरों के सवालों को टालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले मेरे हिसाब से इस तरह का माहौल नहीं था जो पहले सरकारें रही है, चाहे वो वाजपेयी जी की भी तो भाजपा की सरकार थी ना, और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की थी। लेकिन जब वो प्रेस रिलीज रखते हैं तो वो देश के सामने पत्रकारों को बुलाते हैं कि वो अपने सवाल कर सकें, ताकि देश जान सके कि आप उस क्वेश्चन के बदले आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्या पॉलिसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल अब अगला सवाल ये है कि दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। देखिए ये जो परंपरा हमारे देश में पनप रही है कि कुछ लोग, गिनती के कुछ लोग, 4 या 6 या 10 या 20 होंगे, कि एक आदमी ही सिर्फ पैसे का धनाढ्य बने जा रहा है, मतलब पैसे वाला बने जा रहा है। तो इस सरकार के जो अभी तक पॉलिसीज हैं वो ज्यादातर यही निकल के आ रही हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 4 बड़े इंडस्ट्रीज इनकी सरकार में भाग गए, और सरकार कहती है वो तो कांग्रेस के जमाने से करप्शन कर रहे थे। भाई कांग्रेस के जमाने से करप्शन कर रहे थे, कोई आदमी हमारे देश में आता है, उसको परमिशन कौन देता है आने के लिए, उसके पेपर कौन चेक करता है? हमारी सरकार करती है, और वो सरकार जिसकी है उस टाइम वही सरकार करती है। अगर वो यहाँ से विदेश जा रहा है तो दूसरे देश में तो पेपर बाद में चेक होगा ना, आपका पहला चेक तो यही एयरपोर्ट पर होगा ना, कि आप विदेश जा रहे हैं, आपके पास जो पेपर और फॉर्मेलिटी है आपको हमारे देश से जाने की इजाजत है, वो किसने दी? तो ये सरकार के जो कदम है इस तरह के, और ये प्राइवेटीकरण जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो संस्थान जितनी भी हैं, रेलवे है, इंडियन एयरलाइंस है, एमटीएनएल, सबको प्राइवेट करने की जो ये कोशिश की जा रही है, ये बहुत घातक कदम है देश के लिए। क्योंकि जिस समाज को गवर्नमेंट जॉब में अपने एबिलिटी पे या बहुजन समाज के लोग रिजर्वेशन पे थोड़ा बहुत जो नौकरी मिल जाती थी वो खत्म होगा, और जब एक आदमी या एक ऐसे 4 आदमी इंडस्ट्रीज देश पे कब्जा करके बैठ जाएंगे पैसे को लेकर के, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को चलाएंगे। चाहे उनके परिवार के लोग वहां पर उस टीम में, उनकी में डायरेक्टर टीम में रहेंगे, वो उस हिसाब से ही कास्ट बेस या एक पर्टिकुलर एक अपने समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उससे देश की कोई मजबूती इससे होने वाली है कि आप 4 आदमी को बड़ा इंडस्ट्री बना दो और सरकार के सारे काम उनके हाथ में।
अगले अखबार की हमारी हेडलाइन है कि गुल खिलाएंगे हमारे फूल से। ये कौन सा है अच्छा ये फूल सिंह, फूल से नहीं है, फूल सिंह। हाँ, फूल से। हाँ, ये फूल सिंह का मैंने इसलिए रखा, ये अपना मैंने बताया था ना विशुद्ध राजनीति पे जो लेख आता है, ये बहुत अच्छा लेख आता है। इनमें नेताओं की ये बहुत अच्छे से फूल खोलते हैं। ये जो नेता है ये बहुजन समाज के नेता हैं और ये काशीराम जी के साथ इन्होंने काम किया। बाद में इन्होंने काशीराम जी को धोखा दे करके वहां पर एक अलग संगठन बनाने का काम किया मध्य प्रदेश में। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा झटका, जिस तरह से झटका इनको लगा है, वो लगना भी चाहिए। इन्होंने उस समाज को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया अपना अलग से, उस संगठन को मजबूती दी। जब वो संगठन थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसके फॉलोअर बढ़ गए तो ये जाकर के कांग्रेस में चले गए। अपनी जो विचारधारा थी उसको बेचने का काम किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं को, बहुजन समाज को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये कांग्रेस में गए थे राज्यसभा के लालच में, जिसमें राज्यसभा की सीट हार चुके हैं। अगला कि ट्रम्प कहते हैं कि रूजवेल्ट की मूर्ति हटाना गलत है। देखिए, जहां तक मैं ट्रम्प और मोदी जी की बात करें, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों का एक ही सोच है। वो जो मूर्ति हटाई है उन्होंने, जो श्वेत अश्वेत की वहां जो लड़ाई चल रही थी, जातिवादी, उसको जातिवादी लड़ाई जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट की है, तो जिसकी वो स्टेचू लगी हुई थी वो एक विशेष वर्ग का सपोर्टर था, श्वेत लोगों का। यानी कि जो वो जिसको वहां महान कहा जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ गांधी को महान कहा जाता है, जबकि गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी, मैं महात्मा नहीं कहता हूँ गांधी को, महात्माओं के थे ही। जो आदमी हर चीज की फैसिलिटी अपने साथ लेके चलता है वो महात्मा कैसे हो सकता है? महात्मा साधु का जीवन तो बड़ा सादा सिंपल होता है। तो महात्मा जो गांधी हमारे यहाँ पे था, मोहनदास करमचंद गांधी, उसी तरह से वो श्वेत का समर्थक था, यानी कि रंग भेद, नस्ल भेद जो है सिस्टम है उसके समर्थक था, जिसकी मूर्ति को तोड़ा वहां के लोगों ने, कि जो उस नस्ल भेद नीति के खिलाफ, और जो पीछे नस्ल भेद के मामले में 2 हत्याएं वहां पर हुई अमेरिका में, उसके खिलाफ वहां के लोग खड़े हुए हैं। उसी तरह हमारे यहाँ पर गांधी उस तरह के नेता थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का समर्थन किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी वो गांधी जी को राष्ट्रपिता और इस तरह की पदवियां देकर के नवाजा जाता है, और वो ऑन लीगल नहीं है, कानून रूप में कहीं राष्ट्रपिता नहीं है। वो पता नहीं कैसे लोग राष्ट्रपिता होने लगे। ये कई बार इस पे RTI डाल के पूछा गया तो कानून में कहीं उनको राष्ट्रपिता की उपाधि हमारे देश में भी नहीं दी गई है। तो उस तरह के लोगों को तो जब लोग जागृत होंगे और पढ़ जाएंगे, समझने लगेंगे चीजों को कि एक मानवता के खिलाफ चीजें हैं, तो उसके खिलाफ खड़े होंगे, मूर्तियां क्या तोड़ेंगे, तो जिंदे को भी मारना शुरू करेंगे कल को लोग, मुझे ऐसा लगता है। अगला और आखिरी सवाल, मनमोहन जी ने दी मोदी जी को सलाह, बीजेपी बोली सेना का अपमान। अब ये बताइए ये कितना डर्टी पॉलिटिक्स है? डर्टी पॉलिटिक्स आपने फिल्म देखी है जिसमें कुछ भी किया जा सकता है अपनी राजनीति ऊपर बढ़। एक प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और इनकी सरकार से अच्छा शासन उन्होंने किया है। ना देश की GDP डाउन हुई, ना महंगाई इतनी बढ़ी, ना नोटबंदी हुई, मतलब कोई लोग नहीं मरे उसमें। ऐसे कोई हादसे नहीं है मनमोहन सिंह की 10 साल के सरकार के कि जिसमें कोई ऐसे कई हजार लोग या कई सौ लोग किसी सरकार के पॉलिसी की वजह से मर जाए। जैसे लॉकडाउन में मरे हैं, नोटबंदी में मरे हैं, GST के टाइम सुसाइड किया है लोगों ने। तो इस तरह की मनमोहन सिंह के सरकार के पॉलिसी आज तक कोई नहीं। अगर वो पूर्व प्रधानमंत्री, क्या वो सलाह भी नहीं दे सकता सरकार को एज ए विपक्ष? क्यों नहीं दे सकता भाई? भाजपा पार्टी अलग चीज है, कांग्रेस ने तो सलाह नहीं दे रही ना। एक पूर्व प्रधानमंत्री सलाह दे रहा है एक प्रधानमंत्री को, जो करंट में प्रधानमंत्री। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स टाइप बयान है भाजपा का। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अगर एक प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं वो, और अर्थशास्त्री रहे हैं, डॉक्टरेट है उनके पास, अर्थशास्त्र में पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो देश विदेश के मुद्दे पर सलाह नहीं दे सकते? ये भाजपा का जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने के अलावा देश मजबूती की बात मुझे नहीं लगता है कि करता, नहीं तो उनकी बात को तरजीह देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। मैं विशाली आपसे लेती हूँ विदा।
और आपको ये आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। और साथ ही हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को देश विदेश तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 316957686551। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।